तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या किए थे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस हार्ट को देखा था, ठीक है। और हार्ट में हमने क्या किया था, तो हार्ट में हमने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन को प्लस कंसेप्ट को बताया था। कोई दिक्कत यदि वहां पर नहीं आप देख करके आए हैं तो देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है हार्ट से जो भी होगा वह समाप्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ब्रेन को। समझ में आ रही है, तो चलिए ब्रेन को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो हेडिंग लगाइएगा, ब्रेन एक खूबसूरत टॉपिक है। ब्रेन जो है आपका एक खूबसूरत टॉपिक है और ब्रेन को हेडिंग लगाइए, उसके बाद में नर्वस सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन बोले तो होता है मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क। समझ में आ रही है बात। यह करता क्या है, तो यह जो है सोचने समझने के लिए उत्तरदायी होती है। समझ में आ रही है, यह जो है सोचने समझने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ब्रेन क्या है, तो ब्रेन का मेन फंक्शन होता है सोचना समझना। इसलिए इस पर सीधा आ गया ना टॉपिक पर, बिना बात बताए, बिना बात बनाए हुए। कोई दिक्कत कि ताकि जो है बात बनाने से अच्छा है कि टॉपिक को ही समझा दे। समझ में आ रही है। चलिए, तो ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क। यह सोचने समझने, यह सोचने समझने के लिए, सोचने समझने के लिए उत्तरदायी होता है, के लिए उत्तरदायी होता है। समझ में आ रही है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका वजन वगैरह लिख लीजिए, वजन पूछ लेता है कभी कदाल। तो 1350 ग्राम से लेकर के कितना होता है, तो 1350 से लेकर के 1500 ग्राम तक होता है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, 1.5 kg का तो ऐसे लीवर भी होता है, ठीक है। 1.5 kg का आपका ऐसे तो लीवर भी होता है, लेकिन ब्रेन का भी वजन 1350 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। अब बच्चा का क्या इतना ब्रेन का वजन रहेगा, तो मेरे भाई इतना नहीं रहेगा। बॉडी के वजन का 2% वजन ब्रेन का होता है, नोट में लिख दे। बॉडी के वजन का, बॉडी बोले तो शरीर के वजन का 2% वजन, 2% वजन ब्रेन का होता है। ब्रेन बोले तो मस्तिष्क का होता है, मस्तिष्क का होता है, ठीक है। चलिए, बॉडी के वजन का 2% वजन ब्रेन का होता है। ब्रेन का जो है वह 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्रेन का जो है वह 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है, तो ब्रेन का 3 पार्ट होता है। जैसे कि सबसे पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, लिख लीजिए। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, उसके बाद में दूसरा ले लीजिए मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा लिख लीजिए पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और पश्च मस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को बोला जाता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। चलिए, अग्र मस्तिष्क का भी क्या होता है, 3 प्रकार होता है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए अग्र मस्तिष्क में कौन कौन आता है। तो पहला आता है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। उसके बाद में सर जी यहाँ पर बता देते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ऐसा नहीं है, सेरिब्रम हो गया और पहला सेरिब्रम, और दूसरा होता है आपका डायनासेफ्लॉन, ठीक है, डायनासेफ्लॉन, डायनासेफ्लॉन होता है। और डायनासेफ्लॉन का 2 पार्ट होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस होता है, बोटनी में भी थैलेमस के बारे में बताना है, तो बोटनी नहीं है यहाँ पर, बॉडी का पार्ट है। थैलेमस हो गया और दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस लिखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है 1-2 नंबर का। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम क्या करता है, तो सेरिब्रम जो है ना, यह सोचने समझने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, सोचना समझना, सोचना और समझना, ठीक है। अर्थात बोले तो चिंतन का केंद्र क्या होता है, या इसी को लिख सकता हूं चिंतन, कोई दिक्कत।
चिंतन, चिंतन कहने का अर्थ है ना कि हम लोग सोचते समझते हैं, तो ब्रेन के किस पार्ट से सोचते समझते हैं, तो ब्रेन के हम लोग अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन से क्या करते हैं, सोचते समझते हैं। तो सेरिब्रम से क्या किया जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है। यह कितना होता है, तो पूरे ब्रेन का 66% होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाग जो है ना ब्रेन का यही होता है, सेरिब्रम होता है। थोड़ा सा बनाए देखो इस तरह से, मान के चलिए सपोज कि इस तरह से आपका क्या है, ब्रेन है, ठीक है, और यहां से ऐसे कुछ निकला होता है आपका स्पाइनल कट जो है, यह निकले होते हैं यहां से, ठीक है। बताएंगे स्पाइनल कट, ध्यान से समझिएगा। तो यह वाला जो है ना आपका, यहां से यहां तक, यह जो है आपका, यह टोटल क्या है आपका, सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम है। और सेरिब्रम कितना होता है, तो 66% होता है पूरे ब्रेन का। 66% या पूरा ऊपर वाला क्या होता है, सेरिब्रम होती है। कोई दिक्कत, सेरिब्रम होता है 66%। समझ में आ रही है। तो सोचना समझना चिंतन करना किसका काम होता है, सेरिब्रम का होता है। और थैलेमस क्या करता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो थैलेमस जो है ना, यह ठंडा गर्मी को पहचानने का केंद्र होता है। अर्थात जो है किसी से, अर्थात बाहर से कोई आपको क्या कर रहा है, छू रहा है, या आपको कोई गर्म वस्तु क्या कर रहा है, शरीर में टच कर रहा है, या आपको कोई चूटी वगैरह काट रहा है, तो यह सब कैसे पता लगती है, तो यह जो है पता लगता है थैलेमस के कारण। समझ में आ रही है, थैलेमस के कारण थैलेमस के कारण यह सब क्या होता है, पता लगता। अर्थात ठंडा गर्मी यह सब का केंद्र कौन करता है, तो यह सबको केंद्रित जो है आपका थैलेमस करता है। समझ में आई। तो ठंडा गर्मी पहचानने का केंद्र लिख लीजिए, ठंडा गर्मी पहचानने का केंद्र, ठीक है, पहचानने का केंद्र। समझ में आ रही है बात, पहचानने का क्या होता है, केंद्र होता है। सीधा सीधी सवाल पूछ लेता है ना कि ब्रेन के किस हिस्सा से यह पता लगाया जाता है कि आज जो है गर्मी है, उसके बाद में ठंडा है। समझ में आ रही है, गर्मी है और ठंडा है, किससे पता लगाया जाता है, तो यह जो है ना आपका थैलेमस से पता लगाया जाता है। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस होता है आपका ध्यान को केंद्रित करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है ना वह ध्यान को केंद्रित करने का काम करता है। अर्थात हम बोल रहे हैं और तुम जो हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, यह क्यों सुन रहे हो, हाइपोथैलेमस के कारण सुन रहे हो, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ध्यान को केंद्रित करने का काम करता है, ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा दूसरा लिख लीजिए, प्यास हो गया, उसके बाद में भूख हो गया, उसके बाद में प्यार हो गया, ठीक है, प्यार हो गया, ईटीसी कर लीजिए, ठीक है। प्यास हो गया, भूख हो गया, प्यार हो गया, यह सब कैसे होती है, तो यह हाइपोथैलेमस के कारण होती है। समझ में आ रही है बात। प्यार मोहब्बत सब खेला है, पढ़ लो बाबू अभी मौका है। समझ में आई, प्यार मोहब्बत सब खेला है, पढ़ लो अभी मौका है। क्योंकि प्यार मोहब्बत नहीं होती है, केवल हाइपोथैलेमस का दोष होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, मध्य मस्तिष्क के पास। मध्य मस्तिष्क में क्या क्या होता है, तो मध्य मस्तिष्क में आपका आता है, मिटार दें, सेक्स ऑर्गन वगैरह एक्टिव हो जाते हैं हाइपोथैलेमस के कारण ही। सेक्स ऑर्गन जो है वह एक्टिव हो जाते हैं, किसके कारण, तो हाइपोथैलेमस के कारण जो है वह एक्टिव हो जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि आप किसी भी गर्ल्स को या किसी भी व्यक्ति को समझिए, थोड़ा सा आप 5 मिनट या 5 मिनट नहीं 5 सेकंड तक लगातार आप किसी को देख लीजिएगा तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाएगा तो ना आप देखिएगा कि काला है कि ना गोरा है, ठीक है, हो गया एक बार प्यार तो हो गया। इसीलिए बोले कि प्यार मोहब्बत सब खेला है, पढ़ लो अभी मौका है। समझ में आई बात। तो केवल और केवल पढ़ाई करना है, मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह एक लक्ष्य होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। हाइपोथैलेमस ध्यान केंद्रित करता है, प्यास भूख प्यार सेक्स ऑर्गन वगैरह एक्टिव हो जाते हैं हाइपोथैलेमस के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद में मध्य मस्तिष्क का यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रही है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट होता है, कार्पोरा, ठीक है, कार्पोरा होता है और दूसरा होता है आपका सेरिब्रल। यहाँ पर सेरिब्रम है और यहाँ पे सेरिब्रल होगा, ठीक है, सेरिब्रल सेरिब्रल। कार्पोरा क्या करता है, कार्पोरा कहने का अर्थ है कि आप मान के चलिए कि कभी कदाल देखिएगा ना कि आप जिस व्यक्ति को नहीं देखे हुए हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति को नहीं देखे हुए और आपके वह घर आ गए,
ठीक है, आपके घर आ गए, लेकिन उसके आवाज को हल्का फुल्का पहचान रहे तो लगेगा ना कि इसका आवाज को कहीं ना कहीं तो सुने हैं। तो यह जो है आपका ब्रेन को केंद्रित कर रहा है कौन सा भाग, तो यह जो है आपका कार्पोरा केंद्रित कर रहा है। समझ में आ रही है, केंद्रित कर रहा है कार्पोरा। तो देखना सुनना, जैसे कि किसी व्यक्ति को तुम देखोगे ना तो लगेगा ना, जैसे कि तुम किसी को पहले देखे हो तो लगेगा कि इसको हम पहचानते हैं, कहीं तो इसको देखे हैं, लगता है कि इसको कहीं तो देखे हैं। तो यह जो है ना आपका ब्रेन के किस हिस्सा से आता है, तो यह जो है आपका कार्पोरा से आता है। समझ में आई, कार्पोरा से आता है। तो लिख लीजिए, देखने और सुनने का केंद्र होता है। एग्जाम्पल में सीधा सीधी सवालें पूछ लेता है कि देखने और सुनने का काम जो है, कार्य जो है ब्रेन के किस हिस्सा से होती है, कार्पोरा। ऑप्शन बी पे रहता है, ठीक है, कार्पोरा। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में, देखना और सुनना, देखना और सुनना, देखना और सुनना या सुनने, देखने और सुनने का काम करता है। लिख लीजिए, देखने और सुनने का काम करता है, देखने और सुनने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो कार्पोरा क्या करता है, देखने और सुनने का काम करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को आप पहले देख चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद में आप अचानक उसको देखिएगा तो ब्रेन इन्फॉर्म करेगा कि कहीं तो इसको क्या किए हैं, देखे हैं। तो यह ब्रेन के किस पार्ट से आता है, तो आपका कार्पोरा से आता है। और सेरिब्रल क्या करता है, तो सेरिब्रल जो है स्पाइनल कट जो यहाँ से निकले होते हैं, स्पाइनल कट मेरुदंड के अंदर क्या होता है, मेरुरज्जु होता है। समझ में आई, मेरुदंड के अंदर स्पाइनल कट मेरुदंड होता है और उसके अंदर जो धागा नुमी संरचना नस होते हैं, नर्व होते हैं ना, 31 जोड़े नस निकले होते हैं और ब्रेन से 12 जोड़ी नस निकलता है। समझ में आई, सीधा सीधी सवाल कई बार पूछा हुआ है कि स्पाइनल कट से कितने जोड़ी नस निकलते हैं, 31 जोड़ी नस निकलता है। तो ध्यान से समझिएगा, तो यह दोनों को कनेक्ट कौन करता है, तो यहाँ पर कनेक्ट करता है आपका ब्रेन से 12 जोड़ा। समझ लीजिए, ब्रेन से 12 जोड़ा और स्पाइनल कट से 31 जोड़ा जो नस निकलता है ना, वह किससे कनेक्ट होता है, तो वह जो है आपका कनेक्ट कौन करता है, तो सेरिब्रल करता है, ठीक है, सेरिब्रल करता है। तो यह ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिका प्लस 12 जोड़ी तंत्रिका प्लस स्पाइनल कट सेकेंड ब्रेन होता है। स्पाइनल कट से निकलने वाली 31 जोड़ी नर्व्स बोले तो नर्व्स को 31 जोड़ी नर्व्स को क्या करता है, जोड़ता है, 31 जोड़ी नर्व्स को जोड़ता है। समझ में आई, जोड़ता है, ठीक है। तो सेरिब्रल क्या करता है, ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिका और स्पाइनल कट से निकलने वाली 31 जोड़ी नस को क्या कर देता है, जोड़ देता है। और यह स्पाइनल कट के नस करता क्या है ना, तो स्पाइनल कट के नर्व जो है वह आपका पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है। तो अभी जस्ट नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझते चलिए, पहले ब्रेन तो खत्म कर लेने दो, तो स्पाइनल कट वगैरह वहां पे बताएंगे, जस्ट इसी क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो सेरिब्रल क्या होता है, तो सेरिब्रल होता है आपका ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र प्लस स्पाइनल कट से निकलने वाली 31 जोड़ी आपका नर्व्स, याद रखिएगा 31 जोड़ी नर्व्स निकलता है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। और पश्च मस्तिष्क का क्या हो जाएगा, तो पश्च मस्तिष्क का हो जाएगा आपका पहला सेरिबेलम हो जाएगा, सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, तो सेरिबेलम जो है ना वह आपको बताया जाए तो सेरिबेलम जो है वह बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, शरीर को स्थिर करके रखता है। सेरिबेलम जो है शरीर को क्या करता है, स्थिर करके रखता है। हम बोल रहे हैं ना, तो हमारा बॉडी को क्या किया है, कंट्रोल करके रखा है। यह कैसे, तो यह जो है हमारा सेरिबेलम जो है बॉडी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। हम खटाखट बोलते जा रहे हैं तो हमारी आवाज, उसके बाद में सेरिब्रल, सेरिबेलम सब जो है ना क्या है, कंट्रोलिंग में है। तो सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। पूछ देता है सीधा सीधी सवाल, इसको मिटा दे थोड़ा सा कि कहाँ पे लिखे, यहाँ पर ऐसे कर दे, सुनो, एक तरह से लिखेंगे ना एक जगह तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में अच्छा रहेगा। तो सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम करता है, यह बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। समझ में आई, बैलेंस करने का क्या करता है, काम करता है। शराबी जब शराब पी लेता है ना, तो यही वाला सेरिबेलम जो है उसका
अनकंट्रोलिंग हो जाता है। जब वह शराब पी लेगा तो अपने आप को जो है ना वह प्रधानमंत्री समझेगा और बीच रोड में चलेगा, ठीक है, कि हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम जो है ना वह अनकंट्रोलिंग हो जाता है, ठीक है, सेरिबेलम अनकंट्रोलिंग हो जाता है। और जब अनकंट्रोलिंग हो जाता है तो उसके खुदे पता नहीं लगते हैं कि हम कहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। सेरिबेलम के अनकंट्रोल हो जाने के कारण हम लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद खड़ा है, तो यह हमारा बॉडी को खड़ा रखने में, बैठे रखने में यह कौन उत्तरदायी होता है? तो यह सेरिबेलम ही उत्तरदायी होता है। और उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, मेडुला ऑब्लेंगेट। मेडुला ऑब्लेंगेट क्या करता है? तो यह जनरली जो है ना यह फंक्शन को करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, जैसे कि स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, यह सब कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लेंगेट करता है। लिख दे यहाँ पे, मिटा रहे, चलिए नहीं अट रहा है कि यहाँ पे लिख दे, समझ जाइएगा वहाँ का। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ, मेडुला ऑब्लेंगेट, मेडुला ऑब्लेंगेट क्या करता है? तो मेडुला ऑब्लेंगेट जो है ना यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया। समझ में आ रही है बात? इसी को हम लोग बोलते हैं मेडुला, मतलब मेडुला ऑब्लेंगेट क्या करता है? इकट्ठा करता है यह काम को। तो इसका काम स्नीजिंग, कफिंग को इकट्ठा करना होता है। तो यह करता क्या है? स्नीजिंग कफिंग को क्या करता है? इकट्ठा करता है। समझ में आई? तो मेडुला ऑब्लेंगेट, जैसे कि देखिएगा ना कि कोई होता क्या है ना कि पूजा पे बैठा हुआ है और एक के बार में खटाक से छींक देगा। तो यह क्यों? क्योंकि हमारे अनकंट्रोलिंग में है, ठीक है, हमारे अनकंट्रोलिंग में रिफ्लेक्स एक्शन ना है। यह रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? वैसा जो हमारे अनकंट्रोल हो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आई बात? और इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। लिख दे कहीं पे, चलिए लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा ना रिवीजन करने में। मेडुला ऑब्लेंगेट, इसका काम स्नीजिंग कफिंग को इकट्ठा करना होता है और यह सब हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। बताओ कि स्नीजिंग आपके कंट्रोल में है? कबो नहीं। कफिंग खांसने वाला आपके कंट्रोल में है? तो नहीं है। इसको मिटा दे और उसके बाद में रिफ्लेक्स एक्शन को दिखाएं। चलिए रिफ्लेक्स एक्शन को दिखाता हूं और उसके बाद में कौन कंट्रोल करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। कैसे? तो दिखाता हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद में ब्रेन का लेयर बता देता हूं, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, आर्कनोइड्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। ऊपर के बोन को क्रेनियम बोला जाता है। कितने हड्डी होते हैं? 8 हड्डी होता है, ठीक है। चलिए हड्डी में तो ऐसे हम पढ़ाए हुए ही हैं। टोटल हड्डी 206 को हमने क्या किया है? याद करा दिया है। समझ में आई? टोटल का टोटल 206 हड्डी होता है और इस 206 हड्डी को क्या किए हैं? याद करा दिए हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए, रिफ्लेक्स एक्शन। हेडिंग लगाइए, रिफ्लेक्स एक्शन। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि नर्वस सिस्टम भी तो खींचना है। तो हेडिंग लगाइए इस तरह से, रिफ्लेक्स एक्शन। आराम से नहीं, अब जल्दी जल्दी बताना है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन वैसी एक्शन होती है जो स्पाइनल कॉर्ड के, वैसी एक्शन होती है जो हमारे बॉडी के अनकंट्रोल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इस रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो इसको जो है ना स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो लिख लीजिए, वैसा जो हमारे बॉडी को, जो हमारे वैसा कार्य जो हमारे बॉडी के अनकंट्रोलिंग हो, ठीक है, अनकंट्रोलिंग हो, उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? तो इसको स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वह कंट्रोल करता है। इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन को जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इसी के द्वारा जो है ना स्नीजिंग होती है। स्नीजिंग हो गया, उसके बाद में कफिंग हो गया, ईटीसी हो गया। कोई दिक्कत? स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ठीक है। अंगड़ाई वगैरह लेना, यह सब किसके कारण होता है? यह रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है। यह मेडुला ऑब्लेंगेट करता क्या है ना, इस काम को इकट्ठा करता है और रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना यह कर देता है। यह हमारे अनकंट्रोल होता है
अनकंट्रोल होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन को जो है वह आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। लिख लीजिए स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड समझा ही देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो है कहा जाए तो यह जो है ना आपका सेकंड ब्रेन होता है, जो पूरे बॉडी से क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। आज हवा बहुत तेज चल रही है जी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? यह जो है सेकंड ब्रेन होता है। यह सेकंड ब्रेन, यहाँ पर एनडी लिखाएगा ऊपर, ठीक है। यह सेकंड ब्रेन होता है और इससे 31 जोड़ी नर्व या तंत्रिका तंत्र, इससे 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकले होते हैं जिससे हमारे पूरे बॉडी में, जिससे हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाता है, ठीक है। ब्रेन को क्या होता है? जाता है। समझ में आई बात? इसमें हड्डी कितना होता है याद रखिएगा, हड्डी इसमें 26 होता है। समझ में आई? जबकि एडल्ट में 26 होता है, और जैसे ही बच्चा रहेगा चाइल्ड में, तो चाइल्ड में कितना होता है? 33 होता है। याद आ रही है? सबसे ऊपर कौन था? तो सर्वाइकल था, उसके बाद में थोरोसिक था, लंबर था, सैक्रम था और कोकिक्स था। याद आई? हड्डी में तो हमने सिखाया हुआ ही है। और जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकला होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? फोरमैन मैग्नम बोलते हैं। लिख लीजिए, जिस स्थान से स्पाइनल कॉर्ड निकलते हैं उस खाली जगह को लिख लीजिए। इसके बाद उस खाली जगह को, ऐसे तो बताए हुए ही है, उस खाली जगह को फोरमैन मैग्नम कहा जाता है। फोरमैन मैग्नम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ना, तो इस तरह से यही तो अभी बना रहे थे कि इस तरह से यह क्या है? ब्रेन है। यहाँ पे आपका सेरिब्रल या सेरिब्रम है, सेरिब्रल है, और यहाँ सेरिबेलम है, और यहाँ देखिए खाली जगह से यह स्पाइनल कॉर्ड निकले होते हैं। तो इस खाली जगह को क्या बोला जाता है? फोरमैन मैग्नम बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो फोरमैन मैग्नम क्या होती है? खाली जगह होती है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वह निकलते हैं। यह काम क्या करता है? तो पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है। जैसे कि देखो, यहाँ से आपका ब्रेन हो गया सपोज करो, और यहाँ से जो है ना यह स्पाइनल कॉर्ड निकले होते हैं, इससे बहुत सारे नर्व्स निकले होते हैं, ठीक है। बहुत सारे नर्व्स निकले होते हैं, जो करता क्या है ना, बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन को भेज देता है, ठीक है। ब्रेन को भेज देता है। अच्छा, आंख का झपकना वगैरह जो है ना, वह कौन कंट्रोल करता है? जैसे हमारी आंख जो है इस तरह से पलक झपक रही है, ठीक है, तो यह इसको कंट्रोल करके कौन रखता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करके रखता है। नोट में कहीं बात को लिख लीजिए, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन में ब्रेन भी रहता है और मैक्सिमम बच्चा ब्रेन को मार के चला आता है, ठीक है। यही कारण है ना कि जब स्पाइनल कॉर्ड टूट जाते हैं ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रेयर केस में बचने का संभावना जो है नहीं के बराबर होता है। मृत्यु और जीवन तो भगवान के हाथ में है, हमको पढ़ाना है। डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो आपका लिखा होता है ना, देखिएगा वहां पे कि हम एक माध्यम मात्र है, आगे सब कुछ प्रभु के हाथ में है। इतना बात आप देखिएगा, सब लिखा होता है, ठीक है। तो हम तो क्या कर रहे हैं? एक माध्यम मात्र है, बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा से पढ़िए, परीक्षा में क्वेश्चन लग जाएगी, बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो नोट में बात लिखाना था ना, आंख का झपकना, आंख के पलक झपकना, आंख के पलक लिखें कि पलक लिखें? पलक, ठीक है। आंख के पलक को झपकना, ठीक है, झपकना, आंख के पलक को झपकना, उसके बाद में अगला आंख का बड़ा हो जाना, आंख का बड़ा हो जाना, ऐसे करके ताकेगा, ठीक है। आंख का बड़ा हो जाना, ठीक है, आंख का बड़ा हो जाना। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? तो इस सबको कंट्रोल करता है, लिख लीजिए ऐसे करके, कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। आंख के पलक को झपकना, आंख का बड़ा हो जाना, इस तरह से इसे ताके लगेगा। देखोगे ना तो कोई को ऐसे देखोगे ना, कोई गलती काम करेगा ना तो उसको बोलेगा तो आराम से इसे ताकते रहेगा,
ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा। तो यह क्यों, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना इसको अनकंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अनकंट्रोलिंग स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल होता तो आराम से कहता कि हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, तो आंख के पलक को झपकना, उसके बाद में आंख का बड़ा हो जाना, यह सब किसके कारण होता है, स्पाइनल कॉर्ड के कारण होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में और अगला लिख लीजिए, नोट में ही बात डाल करके चलेगा। ठीक है, ब्रेन के ऊपर के लेयर को क्रेनियम बोला जाता है और उसमें खाली जगह को क्रेनियम कैविटी बोली जाती है। ठीक है, तो लिख लो, ब्रेन 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 के ऊपरी परत को, ब्रेन के ऊपरी परत को, या ब्रेन के ऊपरी लेयर को लिखो, और परत लिखो, जो भी लिखना है लिख लीजिए। ब्रेन के ऊपरी परत को क्रेनियम कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है। ठीक है, क्रेनियम क्या होता है, हड्डी होता है। क्रेनियम कहा जाता है जो बाहरी आघातों से बचाता है, जो बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, बाहरी आघातों से क्या करता है, बचाता है। यह खोपड़ी है ना, स्कल, यह क्रेनियम बोन होता है। यह करता क्या है, यह जो है ना, यह तो एक हेलमेट का काम करता है। ठीक है, हेलमेट का काम करता है, उसी को क्रेनियम बोलते हैं। स्कल, खोपड़ी, यह बचाने का काम करता है, बाहर से सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसमें खाली जगह को, क्रेनियम में खाली जगह को लिख लो, क्रेनियम में खाली जगह क्या कहलाता है, खाली जगह को क्रेनियम कैविटी कहते हैं। क्रेनियम कैविटी कैविटी कहते हैं। समझ में आई बात, क्रेनियम कैविटी कहते हैं। अब सुनो, यह क्रेनियम जो है ना 3 झिल्ली से बना होता है। क्रेनियम के पास 3 झिल्ली होते हैं, के पास 3 झिल्ली होते हैं। ठीक है, 3 झिल्ली क्या होते हैं। जैसे पहला लिख लीजिए, 3 झिल्ली में कौन कौन आ जाएगा, तो ड्यूरा मैटर आ जाएगा, ड्यूरा मैटर, उसके बाद में पिया मैटर। ठीक है, जनरली क्रेनियम के पास 3 झिल्ली होती है और इस झिल्ली को मेनेंजिस भी बोला जाता है। 3 झिल्ली को हम लोग मेनेंजिज भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्रेनियम में खाली जगह को क्रेनियम कैविटी, ब्रेन के ऊपरी परत को क्रेनियम कहा जाता है। ठीक है, इस क्रेनियम के पास 3 झिल्ली होती है, उस 3 झिल्ली को क्या कहा जाता है, मेनेंजिज कहा जाता है, और इसी से संबंधित मेनेंजाइटिक हो जाता है चोट वगैरह लगने से। तो लिख लीजिए, मेनेंजिज होता है, झिल्ली को क्या कहते हैं, तो मेनेंजिज कहते हैं। तो ड्यूरा मैटर हो गया, उसके बाद में पिया मैटर हो गया, और तीसरा हो गया अर्कनोइड्स, ARCHONIDS, अर्कनोइड्स। ठीक है, यह तीसरा हो गया। यह दोनों क्या है, तो यह दोनों जो है ना, यह फ्लूइड है ब्रेन के अंदर का, और यह जो है ना बाहरी लेयर है। ठीक है, मेनेंजिज के बाहरी लेयर है, किसका बाहर लेयर है, तो मेनेंजिज के बाहरी लेयर। ठीक है, मेनेंजिज का क्या है, यह बाहरी लेयर है। तो मेनेंजिज का बाहरी लेयर कौन होता है, ड्यूरा मैटर होता है, और यह दोनों जो है ना, यह फ्लूइड है। समझ में आ रही है, फ्लूइड है। तो यह करता क्या है ना, यह सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है। मेनेंजिज के ऊपर चोट लगने से मेनेंजाइटिक नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ब्रेन में सूजन आ जाता है और इसी सूजन को मेनेंजाइटिक कहा जाता है। नोट में लिख लीजिए, बात लिखना है तो समझ में आ रही है। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। 1 घंटा के क्लास में बहुत बता देते हैं, इसलिए ध्यान से समझते चलिए बात को। पूरा कंसेप्ट पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मेनेंजिस पर चोट लगने से लिख लो, मेनेंजिज के ऊपर चोट लगने के कारण, छोटे लिखा गया, चोट लगने से मेनेंजाइटिक रोग हो जाता है। ठीक है, मेनेंजाइटिक रोग हो जाता है। लाला लाजपत राय को जो है ना 1928 में साइमन गो बैक के जब नारे लगे ना, तो साइमन गो बैक के नारे के समय जो है लाला लाजपत राय के सिर पे वार कर दिया इंग्लैंड वाला। ठीक है, इंग्लैंड वाला उस समय बर्कन हेड था राज्य सचिव, और उसके समय शासनकाल वायसराय जो है ना वह इरविन था। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं तो हिस्ट्री में हम बताएंगे ही। उस समय क्या हुआ, लाला लाजपत राय के सिर पे वार हुई, और लाला लाजपत राय के सिर पे वार के कारण क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, मेनिंजाइटिस का शिकार हो गए। डिमेंशिया भी एक तरह की बीमारी है, भूलने की बीमारी है। सिजोफ्रेनिया में टाल बेटाल करिएगा तो बीमारी एक अलग टॉपिक आ जाता है, उसमें हम बताएंगे। ठीक है, ब्रेन से संबंधित बीमारी वगैरह। ठीक है, सिजोफ्रेनिया भी हेलुनेशन होता है, उसके बाद में रेफरेंस होता है, इनफर्टिलिटी होता है, नेगेटिव इवोल्यूशन होता है। कोई को देखोगे तो ब्रेन में जो है ना वह गलत इन्फॉर्मेशन आने लगते हैं। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन कहने का अर्थ है कि किसी को देखोगे, सिजोफ्रेनिया का अर्थ होता है
सिजोफ्रेनिया कहने का अर्थ होता है कि व्यक्ति इसमें टाल बेटाल कामों को करता है, अर्थात काम को आज नहीं करके कल पर क्या कर देता है, टाल देता है, कोई दिक्कत, इसी को सिजोफ्रेनिया कहते हैं। जबकि डिमेंशिया में क्या होता है, डिमेंशिया में भूलने की बीमारी होता है। और नेगेटिव इवोल्यूशन भी ब्रेन से संबंधित बीमारी है। नेगेटिव इवोल्यूशन के तहत व्यक्ति को गलत गलत इंफॉर्मेशन आते हैं ब्रेन में, जिससे वह सोचता है कि रोड पे चलने वाली वह हमारी है। समझ में आई बात? चलिए ठीक है। यह जो है आपका मेनिंजिस के ऊपर चोट लगने से क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिक रोग हो जाता है। तो जनरली जो है ना, यह रोग जब बताएंगे ना ब्रेन से संबंधित, तो यह सब बात तो बताएंगे ही, लेकिन अभी यहाँ बताना थोड़ा सा काम था तो बता दिए, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद में अब ब्रेन जो है ना इस तरह से 3 पार्ट है और ऐसे करके जोड़ा होता है। उस जोड़ने वाले बीच को भाग को क्या कहा जाता है, कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। लिख लीजिए, पूछ दिया है यह सवाल जी, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो दिक्कत वाली बात है। समझते चलो। वादा है कि कहीं से भी सवाल पूछे नहीं छूटेगा, बात खत्म। सवाल चाहे जहां से रहे, बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है तो करना है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, जैसे यह आपका ब्रेन है, ठीक है, यह आपका ब्रेन हो गया, यह आपका ब्रेन हो गया। इस ब्रेन को क्या बोलेंगे, इस ब्रेन को हम लोग बोलेंगे राइट ब्रेन, राइट ब्रेन। और उसके बाद में दूसरा हो गया, ठीक है, सिमेट्री थोड़ा सा बनाना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। और यहाँ से जो जुटा होता है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो यह जोड़ने का काम जो है आपका करता है कौन, तो यह करता है आपका कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। तो राइट ब्रेन तथा लेफ्ट ब्रेन को जोड़ने का काम कॉर्पस कैलोसम के द्वारा करता है। मतलब क्या कि कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। तो सवाल पूछेगा, यदि सवाल पूछेगा कि ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कौन जोड़ता है, यह दोनों पार्ट को, तो कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, तो कॉर्पस कैलोसम जो है यह दोनों ब्रेन को एक साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसमें होता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है, तो नोट में लिख लो। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर क्या होता है, तो ग्रे मैटर कहने का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जिनमें ग्रे मैटर सब्सटेंस होते हैं वह व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जबकि वैसे व्यक्ति जिसमें व्हाइट मैटर होते हैं उसका ब्रेन जो है ना वह कमजोर होता है, अर्थात वह कमजोर होते हैं पढ़ने लिखने में, ठीक है। तो ग्रे मैटर में लिख लीजिए वैसे, वैसा जिसमें, जिसमें ग्रे मैटर पाया जाता है, ग्रे मैटर पाया जाता है, ग्रे मैटर पाया जाता है, पाया जाता है, वह काफी बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, काफी बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान होते। एग्जाम्पल में लिख लीजिए न्यूटन साहब, न्यूटन साहब, उसके बाद में अब्दुल कलाम सर, न्यूटन साहब, आइंस्टीन हो गया, आइंस्टीन, ठीक है, ईटीसी। कोई कोई कहता है ना कि आइंस्टीन 5% करता था, 10% ब्रेन का करता था, ऐसा नहीं है। सब व्यक्ति जो है ना वह आपका क्या करता है, ब्रेन का मैक्सिमम पावर, मतलब कि ब्रेन का पूरा यूज करता है। कोई का ब्रेन जो है ना वह ज़्यादा नहीं कर पाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट ज़्यादा नहीं सोच पाता है, और कोई का ब्रेन जो है ज़्यादा सोच पाता है, ठीक है, उसकी कैपेबल के ऊपर निर्भर करती है। तो ऐसा नहीं है कि 2% 4%, व्यक्ति जो है अपने पूरे ब्रेन का क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। तो व्यक्ति अपने पूरे ब्रेन का प्रयोग करता है, जबकि महिलाएं जो है अपनी पूरे ब्रेन का प्रयोग में भी की करती है, ठीक है। चलिए, तो ग्रे मैटर वैसा जिसमें ग्रे मैटर पाया जाता है वह काफी बुद्धिमान होते हैं, जैसे न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गए। और व्हाइट मैटर क्या होता है, तो व्हाइट मैटर होता है कि वैसे व्यक्ति जिसमें व्हाइट मैटर पाया जाता है, व्हाइट मैटर पाया जाता है, वह कम बुद्धिमान होते हैं। तो लिख लीजिए कम बुद्धिमान, और नाम जिसको लिखना है लिख दीजिए, कम बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, कम बुद्धिमान होते हैं। तो व्हाइट मैटर कहने का अर्थ है, व्हाइट मैटर वैसे व्यक्ति जिसमें व्हाइट मैटर पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रेन में व्हाइट मैटर पाए जाते हैं, वह कम बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं, ठीक है, वह व्हाइट मैटर होता है। अच्छा यह मिटा दे।
अब चलिए ब्रेन के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब नर्वस सिस्टम के ऊपर चलते हैं। ब्रेन से कोई संबंधित प्रॉब्लम है तो बोलिए, 1 मिनट गेट लगा लेता हूं, आवाज कर रही है। ठीक है, चलिए हवा बह रही है, हवा तेज चल रही है, इसीलिए आवाज कर रहा था, इसीलिए लगाने चल गया, कोई दिक्कत? तो ग्रे मैटर वैसा जिसमें ग्रे मैटर पाया जाता है वह काफी बुद्धिमान होते हैं, न्यूटन आइंस्टाइन, और व्हाइट मैटर कम बुद्धिमान वाले होते हैं व्यक्ति। ठीक है, अच्छा ब्रेन का जो लेवल है ना, मेमोरी पावर किस में नापा जाता है? कार्टेक्स में मापा जाता है। लिख लीजिए नोट में डाल करके बात को, नोट में ब्रेन का मेमोरी पावर MEOMRY मेमोरी पावर कार्टेक्स में, कार्टेज होता है, कार्टेक्स इस तरह से, कार्टेक्स, ठीक है, कार्टेक्स, ठीक है, कार्टेक्स में मापा, कार्टेक्स नहीं होता, कार्टेज होता है। ठीक है, कार्टेज यह होता है, कार्टेज इस तरह से, कार्टेज। समझ में आई बात? ब्रेन का मेमोरी पावर कार्टेज में मापा जाता है, अर्थात जिसकी कार्टेज जो है ना स्ट्रांग होगा वह व्यक्ति काफी तेज होगा, जिसकी कार्टेज लो होगा वह बुद्धिमान नहीं होंगे ज्यादा। समझ में आ रही है बात कि कार्टेज पावर जिसकी ज्यादा वह अत्यधिक बुद्धिमान, जिसकी कार्टेज पावर कम वह लो बुद्धिमान होंगे। ठीक है, तो ब्रेन का मेमोरी पावर किस में मापा जाता है? कार्टेज में मापा जाता है। मिटा दे इसको। चलिए अब नर्वस सिस्टम के ऊपर, कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। नर्वस सिस्टम करता क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन को भेजने का काम करता है, तंत्रिका तंत्र तो बताते हैं। ठीक है, ब्रेन समझ में आई? बोलिए, ब्रेन में कोई दिक्कत है तो बोला जाए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब हेडिंग लगा लीजिए आप, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम बोला जाए तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। सुनो, नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम होता है यह पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है, अर्थात कलेक्शन का काम। ठीक है, इंफॉर्मेशन भेजने का काम, कलेक्शन करने का काम जो है यह सब किसका होता है? तो नर्वस सिस्टम का होता है। तो लिख लो, यह पूरे शरीर से सूचना भेजना तथा कलेक्ट करना, सूचना भेजने तथा कलेक्ट करने का काम करता है। सूचना भेजने तथा कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करने का काम करता है। समझ में आई बात? यह पूरे शरीर से सूचना भेजने तथा कलेक्ट करने का काम करता है। और यह सूचना किसके द्वारा भेजता है? तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल लगे होते हैं। लिख लीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के द्वारा यह इंफॉर्मेशन बोले तो सूचना, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह, अर्थात एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। बॉडी में भेजता है जी, भेजता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के द्वारा भेजता है। इसमें कौन सा मेटल पाए जाते हैं? लिख लो, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर में सोडियम या पोटासियम का प्रयोग होता है। सोडियम या पोटासियम, न्यूरोट्रांसमीटर में सोडियम या पोटासियम होता है, प्रयोग नहीं, होता है, जिससे इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? जाती है। दोनों को याद रखिएगा जी, सोडियम या पोटासियम। जबकि नोट में बात लिखो, हार्ट में फंक्शन के लिए कैल्शियम उत्तरदायी होता है। हार्ट के फंक्शन के लिए कैल्शियम क्या होता है? हार्ट के फंक्शन के लिए कैल्शियम उत्तरदायी होता है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड का पंपिंग करना, अर्थात ब्लड को जब पंपिंग करता है तो उसमें किस मेटल का अहम रोल होता है? तो इसमें कैल्शियम का क्या होता है? अहम रोल होता है। यह सब बात छोटा छोटा पूछ लेता है। समझ में आ रही है बात? नोट में और दूसरा बात लिख लो
कि सबसे बड़ी कोशिका जो है ना, सबसे लंबी कोशिका, बड़ी नहीं, बड़ी तो आपका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। व्यक्ति में होता है आपका फीमेल का एग होता है, समझ में आ रही है बात। और मेल में क्या होता है, छोटा आपका स्पर्म होता है। तो यह सब तो हम सेल में पढ़ा दिए हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका, यह भी बात बताए हैं जी। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सेल होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, ठीक है। और तीसरा बात लिख लीजिएगा कि ब्रेन जो है वह न्यूरॉन से बने होते हैं, न्यूरॉन सेल से बने होते हैं। ब्रेन न्यूरॉन, इसीलिए तो न्यूरोट्रांसमीटर लिखे हैं। ब्रेन न्यूरॉन सेल से बना होता है, ब्रेन न्यूरॉन सेल से बना होता है। और इसमें कोशिका विभाजन, और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन जो है नहीं होता है, ठीक है। और 10% क्या होता है, 90% न्यूरॉन सेल होता है। लिख लीजिए 90% न्यूरॉन सेल होते हैं, और 10% में क्या होगा, गिलियल सेल होता है, गिलियल सेल होता है। और इसका जो है ना डिवीजन होता है, लिख लीजिए डिवीजन जो है ना इसका पॉसिबल है। और यही डिवीजन के कारण क्या होता है, सेल जब मर जाते हैं ना तो क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा लाइसोसोम जो है ना बाहर निकाल देता है। तो कभी कभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम न्यूरॉन सेल के ऊपर पड़ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी होने लगती है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी हो जाता है न्यूरॉन सेल के डिवीजन करने से। तो यह एक उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, सांप का जहर कहाँ प्रभाव डालता है, यह सवाल खूब पूछता है। चौथा बात लिख लो, ऐसे तो बताए हुए ही है। सांप का जहर व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पर, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, ठीक है। प्रभाव क्या करता है, डालता है। तो सांप का जहर कहाँ प्रभाव डालता है, तो सांप का जहर जो है व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है। अर्थात सांप के जहर से कम कोई दिक्कत और व्यक्ति के हार्ट अटैक करने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सांप के बारे में इन डिटेल हमने डाइजेशन के पास बताया है। जब ग्लैंड बता रहे थे ना तो वहां पढ़ाए हुए थे। पैरोटिड ग्लैंड में सांप का जहर स्टोर होता है। सांप काटने के बाद क्या करेंगे, वहां डाइजेस्टिव सिस्टम जा करके देख लीजिए, कोई दिक्कत, चलिए मिटा दें। चलो, समझ में आ रही है। अब देखो नर्वस सिस्टम में भी टाइप्स होते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, यह 3 टाइप। और इससे पहले बता देता हूं कि 2 न्यूरॉन वगैरह के बीच की दूरी पूछ लेता है, साइनेप्स वगैरह 36 एंगस्ट्रॉम होता है, यह बता देता हूं तब ना। चलिए, कैसे कैसे न्यूरॉन से सेल से जाता है बॉडी में मैसेज, यह बात को बताना जरूरी है। ब्रेन से ज़्यादातर तो सवाल नहीं देखने को मिलता है, जो भी इम्पोर्टेंट है वह आपको बताते चल रहे हैं। फिर भी आए चाहे नहीं आए, हम पहले से क्या करेंगे, तैयारी करके रखेंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे कि सुनो, यहाँ पर क्या हो गया, यह हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से ऐसे लिखो, ऐसे बनाओ, इस तरह से होता है। ध्यान से समझते चलिए, डायग्राम बनाना बहुत ही इजी होता है। मैं चित्र बनाता हूं, अब विचित्र बन जाए तो मैं क्या करूं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से होता है क्या, यह न्यूरॉन होता है। अब यहाँ से देखिए, यह न्यूरॉन हो गया, और यहाँ से देखिए निकला होगा आपका क्या, एंडिंग ऐसे नर्व निकलेगा, ठीक है। बता रहा हूँ कि क्या होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, इसको बोला जाता है सेल बॉडी, ठीक है। यह क्या है, सेल है बॉडी का। समझ में आ रही है बात। सेल बॉडी को ही क्या बोला जाता है, साइटो। और यह जो है आपका क्या है, डेंड्राइट है, डेंड्राइट है। और यह बीच में क्या है आपका, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है सेल का न्यूक्लियस, जो डिसाइड करता है कि किसी सेल का डिवीजन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में देखो, यहाँ से जब कनेक्शन स्टार्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, कोई दिक्कत, इसको बोला जाता है एक्सॉन। उसके बाद में देखिए, अब यहाँ से एक्सॉन से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल निकलते हैं जी, ठीक है। और यहाँ से इंडिंग नर्व होता है, ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंडिंग नर्व बोलेंगे, इंडिंग नर्व बोलेंगे। और यह जो है यहाँ से यह मैसेज सिग्नल आता है,
ठीक है, इसको मैसेज सिग्नल क्या करता है, भेजता है। तो देखो मैसेज सिग्नल कैसे भेजेगा, कोई दिक्कत? तो मैसेज सिग्नल भेजने के पीछे कंडीशन को समझिए क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए कैसे कनेक्शन जो है ना मैसेज को भेजता है, एक बात लिख लीजिए, यहाँ पे नोड होता है, ठीक है। अब नोड कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जाता है, तो इसमें जो है ना ध्यान से समझते चलिए बात को। यह क्या है, तो न्यूरॉन सेल है जी। यह न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल का क्या किए हैं, स्ट्रक्चर हम खींचे हैं। समझ में आ रही है? न्यूरॉन सेल का क्या किया है, स्ट्रक्चर खींचे हैं। यह आपका न्यूक्लियस है, यह डेंड्राइट है और यहाँ पर एक्सॉन है, यह सेल बॉडी है। तो यहाँ से जैसे ही न्यूरॉन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कैसे ब्रेन में भेजेगा, तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के द्वारा क्या होता है, मैसेज सेंड हो जाता है, ठीक है। मैसेज सेंड होता है क्योंकि इसमें सोडियम होते हैं, सोडियम होता है या पोटासियम होता है, जिससे मैसेज क्या हो जाता है, पूरे बॉडी से कलेक्ट करके ब्रेन को इन्फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ब्रेन को इन्फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, दो नोड की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एक नोड उसके बाद में दूसरा नोड, तो दो नोड की बीच की दूरी को साइनेप्स कहा जाता है। लिख लीजिए, नोट में बात को पूछ देता है कभी कदाल, लिख लो। दो नोड के बीच की दूरी, दो नोड के बीच की दूरी साइनेप्स कहलाती है, साइनेप्स कहलाती है, ठीक है। दो नोड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, साइनेप्स कहलाती है। और कितना डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस जो है ना यह आपका 37 mm स्टोन होता है, ऐसे 37 mm स्टोन होता है। तो कितना दूरी होता है, 37 mm स्टोन होता है। समझ में आ रही है बात? वेरी सॉरी, 37 लिखे, 2 mm स्टोन होता है। वेरी सॉरी, इतना डिस्टेंस थोड़ी बड़ा होगा, बहुत क्लोज होगा। 36 mm स्टोन तो होता है आपका डीएनए के बीच का दूरी, ठीक है। एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन बताए तो थे। डिस्टेंस यहाँ पर 2 mm स्टोन होता है, ठीक है। दो साइनेप्स के बीच की दूरी कितना होता है, तो आपका 2 mm स्टोन होता है। तो दो नोड के बीच की दूरी साइनेप्स कहलाती है, और साइनेप्स के बीच की दूरी क्या होता है, 2 mm स्टोन होता है। अब सुनो, नर्वस सिस्टम का भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो लिख दें, इसको मिटा रहे, समझ में आई? यह हम क्या किए हैं, तो कुछ नहीं, यह न्यूरॉन सेल को हमने स्ट्रक्चर बनाया है, सेल का स्ट्रक्चर दिखाना चाहा है कि बीच में न्यूक्लियस है, यह डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, यहाँ पर एक्सॉन है, और यहाँ से मैसेज जाएगा। मैसेज कैसे बॉडी में जाएगा, यहाँ इंडिंग नर्व है, उसके बाद में पूरा लेकर के कलेक्ट करके ब्रेन को भेज देता है, क्योंकि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं। समझ में आ रही है? इसको मिटारे। चलिए अब हेडिंग लगा लिए है नर्वस सिस्टम, तो इसका टाइप्स लिख लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलिए 95% से 90 से 95% तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कार्य हो जाता है। ब्रेन को कंट्रोल करना, बॉडी को कंट्रोल करना, यह सब जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही हो जाता है। समझ में आ रही है? तो लिख लीजिए। अच्छा, डोपामीन वगैरह क्या होता है, तो देखो डोपामीन लिखे हुआ तो लिखा दे, चलिए लिख लीजिए डोपामीन वगैरह, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा तो दिखते हो जाएगा। कभी कदाल पूछ देगा डोपामीन, ठीक है। डोपामीन हो गया, और इसके बाद में सीरोटोनिन हो गया, ठीक है। डोपामीन या इसी को एक और आता है आपका इंजेक्शन सीरोटोनिन, ठीक है। सीरोटोनिन यह क्या होता है, तो सुनो, डोपामीन और सीरोटोनिन ऐसे इंजेक्शन है जिसे देने पर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल डीपोलराइजेशन हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन हो जाते हैं, और इसे ही एक्शन पोटेंशियल के तहत जाना जाता है, या इंपल्स के तहत जाना जाता है। लिख लो, इसे ही एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स। फिजिक्स वाला इंपल्स की बात नहीं कर रहे हैं जी, शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगती है वह बात नहीं है यहाँ पर। एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इंपल्स कहते हैं। जैसे कि आप शराब वगैरह पीजिएगा ना, जैसे जो पीता होगा, ठीक है, तो शराब क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होते हैं शराब में, ठीक है, इथाइल अल्कोहल होता है। अब जैसे ही इथाइल अल्कोहल पीजिएगा कि नहीं, तो आपके बॉडी में जाएगा ना, तो पेट क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है। पेट क्या करता है, तो पेट जो है ना आपका नेग्लेक्ट कर देता है, अब भेज देता है लीवर के पास।
अब यह लीवर के पास जैसे ही भेजेगा कि नहीं, तो लीवर क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके H2O प्लस क्या हो जाएगा, H2O और C2H5, यह दोनों को मिलाएंगे तब ना जा करके बनेगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल। यह तो केमिस्ट्री में बताएंगे। यह अलग कर देता है, इथाइल अल्कोहल को तोड़ देता है, C2H4 और H2O बना देता है, ठीक है, इथीन प्लस H2O, समझ में आ रही है, इथीन प्लस H2O बना देता है, और यहाँ से टूट जाती है और आपको क्या आ जाता है, नशा आ जाता है। समझ में आई। जनरली जब हम शराब के बारे में बताएंगे ना तो इन डिटेल इसको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, इसी को बोला जाता है डीपोलराइजेशन। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सेरिबेलम अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है। चलिए, नर्वस सिस्टम का 3 प्रकार होता है, कौन कौन होता है तो लिख लो। पहला लिख लीजिए आप क्या, तो पहला लिख लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले का मतलब केंद्रक, केंद्रक या केंद्रक, केंद्र लिखो, केंद्र तंत्रिका तंत्र, केंद्र तंत्रिका तंत्र। यह जो क्या करता है, यह बॉडी के 90% कार्य को संपन्न करता है, ठीक है, संपन्न करता है। यह क्या करता है, यह बॉडी के 90% कार्य को क्या करता है, संपन्न करता है। समझ में आ रही है बात, अर्थात जैसे कि 90% कहने का मतलब है कि हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यह सबको कौन कंट्रोल करके रखता है, तो यह नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना क्या करता है, पूरे कंट्रोल करके रखता है। मतलब 90% कार्य जो भी आपके बॉडी से हो रहा है वह 90% कार्य को क्या कर लेता है, यह कर लेता है कंट्रोल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद अगला आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। लिख लो, स्वतंत्र तंत्र, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्रिका ऐसे होता है, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, ठीक है। यह क्या करता है, तो यह जो है ना आपका ब्रेन से निकले हुए 12 तंत्रिका तंत्र, 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र को जोड़ता है, ठीक है। लिख लो, यह ब्रेन से 12 जोड़ी निकले हुए तंत्रिका तंत्र प्लस ब्रेन से निकले 12 जोड़ी निकले हुए तंत्रिका तंत्र प्लस मेरुरज्जु बोले तो स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु से निकले हुए 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र को जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। समझ में आई, तभी तो इंफॉर्मेशन आपका पूरे बॉडी से जाता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, यह ब्रेन से 12 जोड़ी निकले हुए तंत्रिका तंत्र प्लस मेरुरज्जु से निकले हुए 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, जोड़ता है। और एक लिख लीजिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बाद तीसरा आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह क्या करता है, तो कुछ जो ब्रेन से 12 जोड़ी निकले होते हैं और मेरुरज्जु से जो 31 जोड़े निकले होते हैं ना, उसको में से कुछ को जोड़ने का काम करता है। लिख लो, यह कुछ ब्रेन से निकले हुए नर्व्स तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स को जोड़ता है, निकले हुए नर्व्स को जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। यहाँ से ऐसे साफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है, या समझ में आई। चलो, यहाँ पे समझ में आई, यह वाला यहाँ लिखे हैं, यह वाला यहाँ पर लिखे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब यह कुछ ब्रेन से निकले हुए नर्वस तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल में क्या होता है, मिटा दे इसको थोड़ा सा, ठीक है, चलिए मिटाता हूँ। समझ में आ रही है बात, थोड़ा सा तो मिटाना तो पड़ेगा ही।
नहीं तो कैसे समझा पाएंगे। और इसका भी दो कंडीशन होता है पेरिफेरल का, एक होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक कहने का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में है उसी को ऐच्छिक बोलते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको अनैच्छिक बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए। इसका दो पार्ट होता है, कौन कौन, तीसरा है तीसरा पेरिफेरल, पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या होता है, दो टाइप होता है। एक होता है अनुकंपी, पारानुकंपी, पारानुकंपी। ठीक है, पारानुकंपी, और दूसरा क्या होता है अनुकंपी। ठीक है, अनुकंपी, अनुकंपी हिंदी बड़ी टाइट है जी। पारानुकंपी और दूसरा होता अनुकंपी। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना डर लगना, ठीक है, डर लगना, समझ में आ रही है, डर लगना हो गया। उसके बाद में आँखों का बड़ा हो जाना, आँखों का बड़ा हो जाना, यह सब होता है। ठीक है, बड़ा हो जाना पारानुकंपी। और इसमें क्या होता है अनुकंपी, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। यही कारण है ना कि 12 जोड़ी ब्रेन का नर्व्स और प्लस 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स जो है ना क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, अनुकंपी। और पारानुकंपी क्या होता है, डर लगना, आंखों का बड़ा हो जाना, यह सब किसके कारण होता है, तो इसके कारण होता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को देखोगे ना तो रात के समय चलेगा अकेले ना, तो क्या होता है, अकेले चलेगा ना तो उसको डर लगेगी, उसके बाद में भूत प्रेत जैसा दिखने लगेगा। तो यह जो है ना क्यों, तो इसी के कारण जो है दिखने लगता है पारानुकंपी। ठीक है, यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टाइप्स आता है। समझ में आई बात। तो यह जो है ब्रेन था, उसके बाद में नर्वस सिस्टम था। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास कैसा लगा कमेंट करिए। कोई दिक्कत, हम अपने तरफ से क्या किए हैं, बेस्ट प्रयास किए हैं, बेस्ट प्रोवाइड कराने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ना है, नोट्स बनाते चलिए कॉपी में। पहले नोट्स बनाना है तब ना बाद में नोट कमाना है। समझ में आ रही बात। कुछ तो ऐसे सुनो कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो केवल इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है ना इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं और उसके बाद में पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इंस्टाग्राम जो है ना वह क्या होता है, बर्बाद करने वाला सबसे यही मेन मुद्दा है। ठीक है, इंस्टाग्राम जो है बर्बाद करने वाला मुद्दा है। इंस्टाग्राम कहने का अर्थ क्या है, देखो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इसको भी मत लिख लेना। इंस्टाग्राम क्या होता है, इंस्टाग्राम कहने का अर्थ होता है कि इंस्टाग्राम का मतलब होता है नचनिया का अड्डा। अर्थात जो व्यक्ति यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, वह सबसे बेवकूफ़ है। जो चलाते हैं इंस्टाग्राम वह जाने। मैं तो इंस्टाग्राम चलाता हूँ लेकिन 2-3 मिनट के लिए चलाता हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं चलाता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस पर समझ में आ रही बात। यह बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, बर्बादी का जो है सबसे बड़ा कारण है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का मतलब नचनिया का अड्डा। ठीक है, इंस्टाग्राम का मतलब होता है नचनिया का अड्डा। सीधा सीधी बात। आप एगो रील्स देखने जाइएगा और कई सारे बर्बाद करके चले आइएगा। ठीक है, तो एकदम अच्छा से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।